मेरा ये वीडियो आज किसी होम बायर के लिए नहीं है, ये किसी ऐसे ऑडियंस के लिए नहीं है जो हमें फॉलो करते हैं इंडियन इकोनॉमी और पर्सनल फाइनेंस के अलग अलग इश्यूज के लिए। ये वीडियो बिल्डर्स के लिए है, या यूं कहूं उन बिल्डर्स के लिए है जो बहुत अपसेट होते हैं मेरे प्रो कंज्यूमर नैरेटिव से। वो अक्सर मुझसे एक सवाल पूछते हैं कि मैं इतना बिल्डर्स के खिलाफ क्यों हूं। वो ये भी सवाल पूछते हैं कि मैं एक जर्नलिस्ट हूं या एक एक्टिविस्ट हूं, और वो ये सजेस्ट करते हैं कि मुझे एक जर्नलिस्ट के तौर पे ही काम करना चाहिए और एक्टिविज्म के ड्यूअल रोल में नहीं आना चाहिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि सच बहुत कड़वा होता है और ये हर्ट भी करता है। नमस्कार, मैं हूं रवि सिन्हा, और जिन्होंने मेरे काम को, मेरे चैनल को और फॉलो किया है वो यह बात अच्छी तरह जानते हैं कि आई एम द मोस्ट हेटेड जर्नलिस्ट इन इंडियन रियल एस्टेट। मेरा जो फ्री, फ्रैंक और फियरलेस जर्नलिज्म है वो कांटे की तरह चुभता है बिल्डर लॉबी को, जहां बिल्डर, ब्रोकर, बैंक और उनका पूरा इकोसिस्टम सोचता है कि उसके पास एक डिवाइन राइट है होम बायर्स को एक्सप्लॉइट करने का। और हां, गवर्नमेंट भी इसमें एक पार्टी है गेम ऑफ एक्सप्लॉइटेशन में। सिर्फ इसलिए नहीं कि उनका इंटेंशन है, बल्कि इसलिए भी कि आपको जीएसटी, स्टैंप ड्यूटी सब मिलता है घर खरीदने से, और एक घर खरीदार को एक टेम्ड बनाकर रखने से। एक आदमी जो किसी चेन में नहीं है, बर्डन में नहीं है, लोन नहीं है, ईएमआई नहीं है, वो एक कॉन्शियस सिटीजन होता है जो सवाल पूछता है। लेकिन आपने उसे फिक्स कर दिया है एक बोझ के साथ। कोई ऐसा इंसान नहीं चाहता जो सवाल पूछे, और यहीं पे मैं सबके लिए एक प्रॉब्लमेटिक एलिमेंट बन जाता हूं। हाँ, वो सच है जब वो कहते हैं कि मैं जर्नलिस्टिक बाउंड्रीज को ट्रांसग्रेस करता हूं और एक्टिविस्ट के तौर पे काम करने लगता हूं, तो बिल्कुल सच कहते हैं। लेकिन मेरा सवाल है, आखिर मुझे एक्टिविस्ट कौन बना रहा है? वो क्या चीज है जो मुझे ट्रिगर करता है कि मैं जर्नलिस्ट से एक्टिविस्ट के तौर पे टर्न हो जाऊं? क्रेडिट इसके लिए बिल्डर लॉबी को ही जाता है। उन्होंने मुझे एक्टिविस्ट बनाया है क्योंकि उनका जो एक्सप्लॉइटेटिव माइंडसेट है वो प्रॉब्लम की जड़ है। किसी भी दूसरे जर्नलिस्ट की तरह मैं भी पहले सिर्फ रिपोर्टिंग करता था, न्यूज एनालाइज करता था रियल एस्टेट में। जब मैं एक्सीडेंटली रियल एस्टेट मीडिया में आ गया, हाँ, मेरा रियल एस्टेट मीडिया में आना कोई कॉन्शियस डिसीजन नहीं था, ये इट जस्ट हैपेंड। और कैसे हुआ वो अपने आप में एक अलग कहानी है, वो कभी अलग टाइम में बताऊंगा। लेकिन जो चीज मुझे एक्टिविस्ट के तौर पे ट्रिगर कर देती है वो है इंडियन हाउसिंग मार्केट की ग्राउंड रियलिटी, जहां मैं इतने ह्यूमन राइट्स वायलेशन और एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कंज्यूमर देखता हूं कि मेरा सर शर्म से झुक जाता है एक कॉन्शियस सिटीजन के तौर पे। और मुझे रियल एस्टेट कम्युनिटी में बहुत शर्मिंदगी होती है उनके इस एक्सप्लॉइटेटिव कंडक्ट पे सवाल नहीं उठाने पे। दिन रात मैं ऐसे लोगों के साथ मिलता हूं जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया, जिंदगी की खुशियां, पीस ऑफ माइंड और अपना सारा पैसा सिर्फ एक गलती की वजह से, और वो गलती थी बिल्डर के वादे पर भरोसा कर लेना। मैं ऐसे एल्डरली कपल से नोएडा में मिलता हूं जिन्होंने अपने रिटायरमेंट के बाद एक घर खरीदा था और पिछले 10 साल से वो इंतजार कर रहे हैं। उनके बच्चे सोचते हैं कि वो बेवकूफ हैं, उन्होंने उनका जो इनहेरिटेंस का पैसा था उसको वेस्ट कर दिया है, वो उनके साथ मिसबिहेव करते हैं, कई बार गुस्से में घर छोड़कर जाने को कहते हैं, लेकिन उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं बची है। उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया एक घर खरीदकर, और आज वो अपनी लाइफ को डिग्निटी के साथ नहीं जी पा रहे हैं। मैं ऐसे रिटायर्ड इंसान से गुड़गांव में मिलता हूं जिन्होंने अपने बेटे को घर खरीदने के लिए इंकरेज किया था, ऐसे बिल्डर के साथ जिसने पिछले 10-12 सालों में उस घर को डिलीवर नहीं किया है। उससे भी बुरा यह है कि ऐसी कोई उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि ये ज्वाइंट वेंचर प्रोडक्ट जो है वो 2 बिल्डर की आपस की लिटिगेशन में फंसा है। उनके बेटे ने एक बार गुस्से में यह कह दिया कि आपने मुझे बर्बाद कर दिया है। आज ये बुजुर्ग इंसान अपनी पूरी पेंशन के पैसे से ईएमआई भर रहे हैं उस घर के लिए जो घर मिलने की अब उन्हें कोई उम्मीद भी नहीं दिखती है। लेकिन एक लोन डिफॉल्ट का मतलब होगा कि उनके बेटे की फाइनेंशियल क्रेडिट खराब हो जाएगी, और उसके साथ वो फ्यूचर में कोई किसी तरह का लोन नहीं ले पाएगा। मैं ऐसी एल्डरली महिला से मिलता हूं, बुजुर्ग महिला से मिलता हूं जिन्होंने एक 12 साल पहले घर बुक किया था अपनी बेटी के लिए, और प्रॉमिस किया था उनके ससुराल वालों को इसके बारे में। आप इतने लंबे इंतजार के बाद ससुराल वाले बेटी के साथ गलत बिहेव करते हैं, टॉन्ट करते हैं कि तुम्हारी मां झूठी है, उनको घर देने का कोई कभी इंटेंशन ही नहीं था, और तुम्हारी पूरी शादी एक फॉल्स प्रॉमिस पे टिकी हुई है। वो नहीं जानती हैं कि अब वो अपनी किस्मत को कोसें या बिल्डर को कोसें।
मैं ऐसे मिडिल एज होम बायर से मिलता हूं जिसने घर खरीदा था जब वो एक यंगस्टर था, काफी फाइनेंशियल लिमिट स्ट्रेच करके घर खरीदा था, लेकिन बिल्डर ने उस प्रोजेक्ट को डेजर्ट कर दिया है और आज उस इंसान के पास एडिशनल बर्डन है, रेंट है, बच्चों की एजुकेशन है और उसकी वजह से उसे बैंक लोन डिफॉल्ट करना पड़ा है। अब बैंक जो है वो उनके घर पे गुंडे भेज रहा है, धमकियां दे रहा है और हमेशा उस इंसान के ऊपर एक थ्रेट है, उनके स्कूल जाने वाले बच्चों के ऊपर भी। मैं ऐसे हरास्ट होम बायर से मिलता हूं जो एक घर डिलीवर होने के बाद, जो कि बिल्कुल हैबिटेबल कंडीशन में नहीं है, लेकिन बिल्डर के दावे देखिए, हमने पैसा लेकर दे तो दिया ना, यहां तो लोग पैसा लेकर घर भी नहीं देते हैं। बिल्डर सोचता है उसने घर देकर कितना बड़ा एहसान कर दिया है। बात यही खत्म नहीं होती है। बिल्डर थ्रेटन करता है कि मैं आपको फॉल्स केस में फंसा दूंगा, अगर आपने कुछ भी मेरे खिलाफ बोला या लिखा तो मैं आपको डिफेमेशन में खींच दूंगा। एक एफिडेविट साइन करा लिया है हैंडओवर के समय कि आप मेरे खिलाफ कोई केस फाइल नहीं कर पाएंगे। एक एडिशनल एफिडेविट और भी है कि आप मेरे खिलाफ कहीं सोशल मीडिया पे कोई निगेटिव रिव्यू भी नहीं लिखेंगे। डिफेमेशन की थ्रेट की एक तलवार लटका दी जाती है इन होम बायर्स के ऊपर। ये इंडियन हाउसिंग मार्केट की रियलिटी है। उनको जब एडवाइस भी मैं करता हूं कि आप डिफेमेशन केस से मत डरिए, ये कोर्ट में सस्टेन नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो डरते हैं क्योंकि उनके पास अब इतना फाइनेंशियल बैंडविड्थ नहीं बचा है कि वो लॉयर्स की फीस देकर बिल्डर से लड़ सके। बिल्डर और उसकी टीम कॉन्स्टेंटली थ्रेटनिंग टोन में बात करते हैं। एक बार बायर का इनिशियल बुकिंग अमाउंट पेमेंट के बाद थ्रेट दिया जाता है कि हम आपकी बुकिंग कैंसिल कर देंगे और आपका पैसा फॉरफिट कर लेंगे। ये अक्रॉस द कंट्री एक हाउसिंग मार्केट की रियलिटी है जिसको कि हर घर खरीदार जानता है। ये तो मैंने कुछ एग्जांपल्स बताए हैं, कुछ कहानियां आपको सुनाई हैं बिल्डर के हाई हैंडेडनेस की। कैसे एक जर्नलिस्ट ऐसे में एक्टिविस्ट नहीं बन जाएगा, कैसे वो होम बायर्स को, हैश होम बायर्स को हेल्प नहीं करेगा। अगर मेरा ऐसा करना आपके पूरे इकोसिस्टम को अनकंफर्टेबल बनाता है तो बेटर हो कि आप अपना कंडक्ट चेक करें, ना कि मुझसे यह सवाल करें कि मैं जर्नलिस्ट हूं या एक्टिविस्ट हूं और मैं क्यों जर्नलिस्ट से एक्टिविस्ट बन जाता हूं। लेकिन बिल्डर लॉबी इतना एंटाइटल्ड फील करता है क्योंकि वो एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन में बैठा है जहां हर किसी को बिल्डर की जरूरत है। एक होम बायर को बिल्डर की जरूरत है क्योंकि उसे उसका घर चाहिए। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को बिल्डर की जरूरत है और हम सब जानते हैं किस लिए। मीडिया को बिल्डर की जरूरत है उनके एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू के लिए, और इवन गवर्नमेंट को बिल्डर की जरूरत है क्योंकि उसके घर बेचने से उन्हें टैक्सेस मिलते हैं, जीएसटी मिलता है, स्टैंप ड्यूटी मिलता है। सो बिल्डर्स ऐसे बिहेव करते हैं एज इफ दे आर गॉड्स गिफ्ट टू दिस वर्ल्ड, दे ओन द वर्ल्ड। कैसे एक जर्नलिस्ट इन सब चीजों पे सवाल नहीं पूछे और उन्हें जिम्मेदार बनाने की कोशिश ना करे? वेल, आई डेयर टू क्वेश्चन, आप मुझे निगेटिव जर्नलिस्ट कहें या एक ऐसा जर्नलिस्ट कहें जो जर्नलिस्टिक बाउंड्रीज को ट्रांसग्रेस करता है, उसको रेस्पेक्ट नहीं करता और एक्टिविस्ट बन जाता है। लेकिन आपके ये सारे एलिगेशंस मेरे लिए ट्रॉफी से कम नहीं है। और हां, मैं आपको शुक्रिया भी कहूंगा कि आप मेरे काम को ट्रैक करते हैं। आप मेरे काम को ट्रैक करते रहें, मैं आपसे सवाल पूछता रहूंगा, मैं आपको जिम्मेदार बनाने की हर संभव कोशिश करूंगा, मैं सिस्टम को जगाने की कोशिश करूंगा। मुझे नहीं पता जर्नलिस्ट क्या है, एक्टिविस्ट क्या है, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि जो भी चीजें हैं, एक सेल्फ कॉन्शियस इंसान जिन चीजों के लिए, जिन हरास्ट होम बायर्स की आवाज उठानी चाहिए, वो आवाज मैं उठाता हूं। और मैं जानता हूं आप लोग मुझसे बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हैं, लेकिन आपकी सारे एलिगेशंस, आपका सारा डिस्कंफर्ट बेसिकली मेरे लिए किसी ट्रॉफी से कम नहीं है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं होम बायर का फायदा हो रहा है और होम बायर जानता है कि उनके लिए कम से कम इस देश में एक जर्नलिस्ट तो खड़ा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।